नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पीएम मोदी पर निशाना। कहा मोदी सरकार पूरी तरह से हो चुकी है फेल। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नोटबंदी के बाद से आधी रह गई देश की जीडीपी। राहुल गांधी ने बोला कि तभी से देश में तबाही शुरू हुई। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने फिर से मोदी सरकार पर किया वार। कहा युवाओं को नौकरी चाहिए, भाषण और नारे नहीं। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी की इस बात का समर्थन करते हैं कि लोगों को नौकरी चाहिए, बेरोजगारों को भाषण नहीं चाहिए, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मोदी सरकार पूरी तरह हो चुकी है विफल, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का निशाना। जी हां दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, केंद्र सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, शायद आने वाले समय में और भी बुरे समय से गुजरना पड़ेगा। झारखंड सीएम ने कहा, आप देख रहे हैं सब भगवान भरोसे है। जीएसटी के संदर्भ में भी इन्होंने राज्य सरकारों को उलझाने का प्रयास किया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे राज्य के संसाधनों से पूरे देश का पेट भरने की तैयारी हो रही है। हमारे राज्य को जिस तरह से मार झेलना पड़ रहा है, हमारी स्थिति खराब और यहाँ के संसाधनों पर उनका राज ऐसा नहीं चलेगा। हम गंभीरता से चीजों को ले रहे हैं। राज्य सरकार के जो भी अधिकार हैं उसे हम लड़कर लेंगे। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से देश की नरमी में फंसी अर्थव्यवस्था पर और बुरा असर पड़ा है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी सरकारी आंकड़े के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 के अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में 23.9% की अब तक की सबसे बड़ी तिमाही गिरावट आई है। इस दौरान कृषि को छोड़कर विनिर्माण, निर्माण और सेवा समेत सभी क्षेत्रों का प्रदर्शन खराब रहा है। सबसे अधिक प्रभाव निर्माण उद्योग पर पड़ा है, जो 50% से भी अधिक गिरा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में इससे पूर्व वर्ष 2019-20 की इसी तिमाही में 5.2% की वृद्धि हुई थी। सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था। इसका असर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर पड़ा है। विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन में 2020-21 की पहली तिमाही में 39.3% की गिरावट आई, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में इसमें 3% की वृद्धि हुई थी। हालांकि कृषि क्षेत्र में इस दौरान 3.4% की वृद्धि हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नोटबंदी के बाद से आधी रह गई जीडीपी। राहुल गांधी बोले तभी से शुरू हुई है तबाही। जी हां दोस्तों, कोविड-19 संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल जून तिमाही में 23.9% की भारी गिरावट आई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े सोमवार को जारी किए। इन आंकड़ों में जीडीपी में भारी गिरावट दिखी है। सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष 2019-20 की इसी तिमाही में 5.2% की वृद्धि हुई थी। जीडीपी विकास दर में गिरावट के बाद विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई थी और उसके बाद से एक के बाद एक गलत नीतियां अपनाई गई। उन्होंने ट्वीट किया, जीडीपी 23.9% हो गई। देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई थी। तब से सरकार ने एक के बाद एक गलत नीतियों की लाइन लगा दी। आंकड़ों की बात करें तो बीते 5 साल में जीडीपी का हाल कुछ यूं रहा है। साल 2015-16 में यह 8% रही, 2016-17 में 8.2%, 2017-18 में 7.2%, 2018-19 में 6.1%, 2019-20 में 4.2%। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था डुबो दी। उन्होंने ट्वीट किया, आज से 6 महीने पहले राहुल गांधी जी ने आर्थिक सुनामी आने की बात बोली थी। कोरोना संकट के दौरान हाथी के दांत दिखाने जैसा एक पैकेज घोषित हुआ, लेकिन आज हालत देखिए, जीडीपी 23.9% तक गिर गई। भाजपा सरकार ने अर्थव्यवस्था को डुबा दिया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मोदी जी अब तो मान लीजिए कि जिसे आपने मास्टर स्ट्रोक कहा, वास्तव में वो डिजास्टर स्ट्रोक था। नोटबंदी, गलत जीएसटी और देशबंदी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार। कहा, युवाओं को नौकरी चाहिए, नारे नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश के युवा नौकरी चाहते हैं, खाली नारे नहीं। राहुल गांधी ने सरकार पर यह हमला जेईई, नीट की परीक्षाओं और एसएससी की परीक्षा के मुद्दे पर बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर भारत के भविष्य को खतरे में डालने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने लिखा, मोदी सरकार भारत के भविष्य को
खतरे में डाल रही है। अहंकार उन्हें जेईई नीट उम्मीदवारों की वास्तविक चिंताओं के साथ साथ एसएससी और अन्य परीक्षा देने वालों की मांगों को अनदेखी करवा रहा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि नौकरी दो खाली नारे नहीं। मालूम हो कि विपक्ष और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सरकार से कोविड-19 के प्रसार और कुछ राज्यों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जेईई मेंस और मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के आयोजन को स्थगित करने की मांग कर रहे थे। हालांकि सरकार ने परीक्षाओं को कराने का फैसला लिया, जिसके बाद मंगलवार से जेईई मेंस की परीक्षा का आयोजन शुरू हो गया। वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने जीडीपी विकास दर में भारी गिरावट को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई थी और उसके बाद से एक के बाद एक गलत नीतियां अपनाई गई। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, जीडीपी 23.9% हो गई। देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई थी। तब से सरकार ने एक के बाद एक गलत नीतियों की लाइन लगा दी। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था डुबो दी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने सभी सुझावों व चेतावनियों को पूरी तरह से किया नजरअंदाज। गहलोत, जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर नकारात्मक रहने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जीडीपी में 23.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। देश में जीडीपी अपने सबसे खराब दौर में है। गहलोत ने मंगलवार को ट्वीट जारी कर कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लंबे समय से डूब रही है, लेकिन एनडीए सरकार ने स्थिति में सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। सभी सुझावों चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। सरकार की अक्षमता के कारण लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सबसे अधिक चिंताजनक है कि अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में तेजी से गिरावट आई है। निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में अप्रैल जून में क्रमशः 50 और 39% से अधिक गिरावट आई है, जबकि व्यापार, होटल, परिवहन और संचार में 47% की गिरावट दर्ज की गई है। सरकार को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फेसबुक, व्हाट्सएप पर राहुल गांधी ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने खोली पोल, दोषियों को हो सजा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर फेसबुक और व्हाट्सएप पर गंभीर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने मंगलवार को एक बार फिर आरोप लगाते हुए कहा कि फेसबुक और व्हाट्सएप देश के लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस मामले में जाँच की मांग की है। राहुल गांधी ने अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि फेसबुक ने जानबूझकर चुनाव प्रचार में बीजेपी का साथ दिया था, जो लोकतंत्र के लिए खतरे जैसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भारत के लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव पर फेसबुक और व्हाट्सएप के हमले को पूरी तरह से उजागर किया है। हमारे देश के मामलों में किसी को भी, चाहे वो कोई भी विदेशी कंपनी ही क्यों ना हो, हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दे सकती है। उनकी तुरंत जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें, अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हाल ही में फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी हेड अंकी दास को लेकर दावे किए हैं कि अंकी दास ने पिछले कई सालों में पोस्ट के माध्यम से बीजेपी का समर्थन किया है। अखबार में कहा गया है कि अंकी दास ने 2014 के आम चुनावों में पीएम मोदी की तारीफ करते हुए एक पोस्ट किया था। अखबार ने कहा कि ये सभी पोस्ट 2012 से 2014 के दौरान हैं और ये पोस्ट फेसबुक कर्मचारियों के लिए बनाए गए ग्रुप में किए गए थे। गौरतलब है कि इससे पहले 29 अगस्त को राहुल गांधी ने एक विदेशी मैगजीन के लेख का हवाला देते हुए बीजेपी और फेसबुक के स्वामित्व वाले चैटिंग ऐप व्हाट्सएप को लेकर तीखा हमला बोला था। राहुल गांधी ने अमेरिकी टाइम मैगजीन के हवाले से दावा किया था कि अमेरिका की टाइम पत्रिका ने व्हाट्सएप बीजेपी की सांठगांठ का पर्दाफाश किया है। 40 करोड़ भारतीयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्हाट्सएप का उपयोग पेमेंट के लिए किया जाना है, जिसके लिए मोदी सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता है। इस प्रकार व्हाट्सएप पर बीजेपी का कब्जा होगा। आपको बता दें, टाइम मैगजीन में लेख में बताया गया था कि फेसबुक कैसे हेट स्पीच को पकड़ने में नाकाम रहा है, जिसमें बीजेपी के नेताओं द्वारा कुछ टिप्पणियां शामिल हैं जिन्होंने हेट स्पीच पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के नेता ही नहीं, अभिनेता भी लगा रहे लालू दरबार में हाजिरी। जी हां दोस्तों, बिहार असेंबली इलेक्शन, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को झारखंड की राजधानी रांची से कमांड कर रहे हैं। पार्टी का घोषित मुख्यालय बने रिम्स निदेशक आवास में सोमवार को भी नेता कार्यकर्ताओं की भीड़ डटी रही। छोटे नेताओं से लेकर बॉलीवुड के अभिनेता अली खान भी बिहार की शेरघाटी विधानसभा से टिकट के लिए सोमवार को रिम्स निदेशक के बंगले के बाहर पहुंचे। पूछने पर कहा कि लालू प्रसाद का हाल जानने आया हूं, शाम में उनसे मुलाकात होनी है, चुनाव लड़ने की इच्छा है कि क्या। इस सवाल पर कहा कि लालू प्रसाद का आशीर्वाद रहा तो जरूर लड़ूंगा। बताया कि उनके विधानसभा के लोग भी उन्हें विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। लालू प्रसाद से मिलने के लिए बायोडाटा देने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल बायोडाटा तो नहीं है, लेकिन सुप्रीमो का आशीर्वाद होगा तो वह भी जमा हो जाएगा। उन्होंने निदेशक आवास के बाहर 3 घंटे से अधिक इंतजार किया। इसके बाद देर शाम उनकी मुलाकात लालू प्रसाद से हुई। इसके अलावा सोमवार को निदेशक आवास के सामने न सिर्फ बिहार की दर्जनों गाड़ियां
खड़ी दिखी, बल्कि उड़ीसा, राजस्थान और महाराष्ट्र की गाड़ियों की कतार देखने को मिली। मुकदुमपुर विधानसभा से प्रभावती देवी, बिहार राजद के प्रदेश महासचिव समेत 4 दर्जन से अधिक लोग बायोडाटा लेकर पहुंचे थे। दैनिक जागरण में जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाने वाली खबर प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद सदर डीएसपी ने निदेशक आवास का निरीक्षण किया और सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। इधर रिम्स के सूत्रों ने बताया कि सोमवार को भी देर शाम 2 लोगों ने लालू प्रसाद से मुलाकात की। 5 दिन पूर्व उनके बड़े बेटे उनसे मिलने पहुंचे थे। उन्हें कोविड जांच कराने के बाद मिलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन लालू प्रसाद हर दिन अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इससे संक्रमण का भी खतरा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पटना में स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में रविवार को एएनएम नर्सिंग की महिलाओं ने नियुक्ति की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एएनएम नर्सिंग की महिलाओं ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि 2016 में 6300 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें से 2000 को ही नियुक्त किया गया। हम नियुक्त की मांग को लेकर यहाँ आए हैं। मंत्री जी कहते हैं कि पैसा नहीं है, हम परेशान हैं। महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि प्रदेश सरकार कई वर्षों से एएनएम की बहाली नहीं कर रही है। सरकार को जल्द से जल्द बहाली करनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले मंगलवार 25 अगस्त को भी राज्य में संविदा पर काम कर रहे एएनएम स्वास्थ्य कर्मियों ने आज स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। एएनएम स्वास्थ्य कर्मी पिछले काफी समय से नियमित नियुक्ति और समान वेतन की मांग कर रहे हैं। संविदा पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि वे सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों से कहीं अधिक काम करते हैं। इसके बावजूद उन्हें वेतन कम दिया जाता है। इतना ही नहीं, वर्षों से संविदा पर काम करने के बाद भी सरकार उन्हें नियमित करने के बारे में नहीं सोच रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली बीजेपी में बगावती तेवर, विरोध के लिए पार्टी दफ्तर पर जुटे भाजपाई, मनोज तिवारी भी असंतुष्ट। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा ने 14 जिलाध्यक्षों और 250 मंडल अध्यक्षों के नाम को अंतिम रूप दे दिया है। ये सभी पार्टी की नई टीम का हिस्सा होंगे, जो 2022 में नगर निगम चुनाव और पार्टी के विस्तार व मजबूती में मदद करेंगे। सूत्रों से पता चला है कि अधिकतर सांसद अपनी पसंद के जिलाध्यक्षों को नियुक्त कराने में कामयाब रहे, मगर पूर्व दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी और रमेश बिधूड़ी अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति से बहुत अधिक खुश नहीं है। राजधानी में 7 संसदीय क्षेत्रों में से हर एक में 2 जिलाध्यक्ष हैं और ये पार्टी को आगे बढ़ाने के प्रयासों में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये सांसद के बाद प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि दक्षिणी दिल्ली के कुछ पार्टी कार्यकर्ता नई नियुक्ति पर अपनी चिंताएं जताने के लिए पंत मार्ग पर स्थित दिल्ली भाजपा के मुख्य कार्यालय के बाहर इकट्ठा हो गए। इनमें कुछ ने इस्तीफा तक देने की धमकी दी और नए पदाधिकारियों की मांग की। मामले में दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता ने कहा कि मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी चिंताओं पर गौर किया जाएगा। इतनी बड़े पैमाने पर नई नियुक्तियों पर यहाँ या वहाँ कुछ चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादातर लोग खुश हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कांग्रेस के क्रांति महासम्मेलन टला, प्रणब मुखर्जी के निधन की वजह से लिया गया फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार क्रांति महासम्मेलन के जरिए इस आगाज की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन इसे फिलहाल टाल दिया गया है। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की वजह से यह फैसला कांग्रेस ने लिया है। आपको बता दें कि सोमवार शाम पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वह लंबे समय से सेना के अस्पताल में भर्ती थे। उनकी कुछ दिन पहले ब्रेन सर्जरी हुई थी, उसके बाद से ही वह कोमा में थे। उनके निधन की सूचना देते हुए पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि भारी मन से सूचित करना पड़ रहा है कि डॉक्टरों के अथक प्रयास और लोगों की दुआओं के बावजूद मेरे पिता प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है। शोक संदेश में उन्होंने लिखा है कि प्रणब मुखर्जी प्रख्यात राजनेता, कुशल प्रशासक, प्रखर वक्ता एवं राजनीति के ऐसे अजात शत्रु थे जिन्हें पक्ष और विपक्ष समान रूप से आदर और सम्मान देते थे। उन्होंने भारतीय राजनीति में शुचिता और नैतिक मूल्यों की लंबी लकीर खींची है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रणब मुखर्जी से मेरा आत्मीय संबंध रहा है। उन्होंने कई मौकों पर मेरा मार्गदर्शन भी किया है। उनके निधन से देश की राजनीति में शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति भी है। प्रणब मुखर्जी शुरुआत से ही कांग्रेस से जुड़े हुए थे, इसलिए कांग्रेस ने फिलहाल महासम्मेलन को टाल दिया है। हालांकि अभी पार्टी ने स्पष्ट नहीं किया है कि महासम्मेलन कब आयोजित की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेईई मेन परीक्षा देने पहुंचे छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए उपलब्ध नहीं हुए ऑटो या बस। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना की पाटलिपुत्र कॉलोनी में जेईई मेन परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों को भारी यातायात की किल्लतों का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें, मंगलवार से कोरोना महामारी के बीच सतर्कता, कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार समेत देश भर में भी जेईई मेन परीक्षा शुरू हो गई है। पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में जेईई मेन परीक्षा आयोजित कराने के लिए
एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां परीक्षा देने के लिए पहुंचे छात्रों का पाटलिपुत्र कॉलोनी में टीसीएस कार्यालय पर सबसे पहले तो तापमान जांच किया गया, वहीं छात्रों के हाथों को भी सैनिटाइज करवाया गया। इसके बाद कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी अभ्यर्थियों को नए मास्क उपलब्ध करवाए गए, वहीं उनके पुराने मास्क डस्टबिन में फिकवा दिए गए। वहीं परीक्षा केंद्र पर जेईई मेन परीक्षा देने पहुंचे एक अभ्यर्थी पीयूष ने पत्रकारों को बताया कि पटना की पाटलिपुत्र कॉलोनी तक पहुंचने के लिए भारी यातायात की समस्याओं को सामना भी करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पटना की पाटलिपुत्र कॉलोनी में बनाए गए परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए कोई ऑटो या बस भी उपलब्ध नहीं हुए। बिहार समेत देश भर में इससे पहले जेईई मेन परीक्षा को आयोजित करवाने के फैसले पर कोरोना और बाढ़ की वजह बताकर विरोध किया गया था। याद रहे, बिहार में एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान समेत विपक्षी महागठबंधन के दलों ने भी जेईई मेन परीक्षा को आयोजित करवाने के फैसले पर केंद्र और बिहार सरकार को घेरा था। वहीं युवा कांग्रेस ने देश भर में जेईई परीक्षा टलवाने के लिए धरना प्रदर्शन किए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डॉक्टर कफील पर एनएसए लगाना गैरकानूनी, तुरंत रिहा करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश। जी हां दोस्तों, गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान के ऊपर से एनएसए हटाने का आदेश दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनएसए हटाने का आदेश जारी करते हुए डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि डॉक्टर कफील पर एनएसए लगाने को चुनौती दी गई थी। डॉक्टर कफील की मां नुसरत परवीन की ओर से बंदी प्रतीक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी। दरअसल डॉक्टर कफील पर नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी। डीएम अलीगढ़ ने नफरत फैलाने के आरोप में डॉक्टर कफील पर एनएसए लगाया था। पिछले कई महीनों से कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं। क्या है हाईकोर्ट का आदेश? फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ डीएम की ओर से 13 फरवरी 2020 को पारित आदेश गैरकानूनी है। कफील खान को हिरासत में लेने की अवधि का विस्तार भी अवैध है। डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी किया जाता है। 6 महीने से जेल में डॉक्टर कफील खान की हिरासत को हाल ही में 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी। पिछले करीब 6 महीने से एनएसए के तहत कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 के तहत 13 फरवरी 2020 को कफील खान को अलीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर निरुद्ध किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डॉक्टर कफील खान की रिहाई के आदेश पर प्रियंका गांधी ने दी मुबारकबाद, बोली आशा है यूपी सरकार अविलंब रिहा करेगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुए ऑक्सीजन कांड में आरोपी डॉक्टर कफील को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कफील खान को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के मामले में सशस्त्र जमानत दे दी है। साथ ही उन पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक्ट को भी रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि रासुका के तहत गिरफ्तारी अवैध है। डॉक्टर कफील खान की रिहाई के आदेश पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनकी रिहाई के प्रयासों में लगे तमाम लोगों व अल्पसंख्यक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद दी है। साथ ही यूपी की योगी सरकार से कहा कि आशा है कि अब बिना किसी विद्वेष के कफील खान को रिहा किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान से रासुका हटाकर उनकी रिहाई का आदेश दिया। आशा है कि यूपी सरकार कफील खान को बिना किसी विद्वेष के अविलंब रिहा करेगी। कफील खान की रिहाई के प्रयासों में लगे तमाम न्याय पसंद लोगों व अल्पसंख्यक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद। बता दें कि डॉक्टर कफील खान ने दिसंबर 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले में डॉक्टर कफील खान की मुंबई से गिरफ्तारी की गई थी। वह फिलहाल मथुरा जेल में है। इस मुकदमे में 10 फरवरी के बाद डॉक्टर कफील की रिहाई की तैयारी चल रही थी, लेकिन उनके खिलाफ एनएसए के तहत मुकदमा लिखा गया था। अलीगढ़ के जिलाधिकारी द्वारा एनएसए लगाने के आदेश को डॉक्टर कफील खान इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना मरीजों की संख्या 37 लाख के करीब, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के 69,921 नए मामले सामने आए हैं। वहीं भारत में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 36,91,167 हो गई है, जिनमें से 7,85,996 एक्टिव केस हैं। वहीं 28,39,883 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना से हालांकि बीते 6 दिनों में कोरोना के हर रोज मिलने वाले मामलों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। बीते 6 दिनों से कोरोना मरीजों की हर रोज संख्या 70,000 या उससे ज्यादा मिल रही थी। वहीं आज यह आंकड़ा 69,000 पर सिमट गया है। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं, जहां 1.5 लाख से ज्यादा मरीज एक्टिव केस हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु का नंबर है, तीसरे पर दिल्ली और चौथे 5वें पर गुजरात और पश्चिम बंगाल का नाम है। दुनिया भर में हर रोज मिलने वाले नए कोरोना मरीजों में से 30% अकेले भारत में मिलते हैं। साथ ही हर रोज चिंताजनक
बात यह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में अभी भी कोरोना संक्रमण का राष्ट्रव्यापी चरम नहीं आया है, यानी कि अभी हालात इससे भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन ने यह जानकारी दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश के मामलों में दखल दे रही फेसबुक, व्हाट्सएप, मोदी सरकार पर आक्रामक हुए राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया है कि जब चुनावों में कांग्रेस की हार हुई थी तो भारत में फेसबुक के एक शीर्ष पदाधिकारी ने आंतरिक कार्यालय संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की थी और कहा था कि यह 30 साल की कड़ी मेहनत का परिणाम है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।